नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पार्ट 1 में भारत का भौतिक स्वरूप हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था कि जो भारत हमारा हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, हमने उसमें देखा था। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत का मैदान। उस वीडियो से आगे बढ़ते हैं। अगर वो पार्ट 1 नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत का मैदान। उत्तरी मैदान की प्रमुख तीन प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। जो उत्तर भारत का जो मैदान हमारा, वो किन नदियों के जो जल है, जल से बहाकर लाई गई मिट्टी है, उनके निक्षेपण से बना है। तो वो है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मतलब जो बहाकर लाई गई मिट्टी है, उसके आधार पर लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद, गिरिपाद मतलब जो पर्वत हैं उनके जो पैरों का हिस्सा कहते हैं या निचला हिस्सा कह सकते हैं, में स्थित बहुत बड़े बेसिन, बेसिन का मतलब द्रोणी, गहरी गहरी खाइयों में जलोढ़ों का निक्षेपण हुआ, डिपोजिशन हुआ मिट्टी का, जिससे ये उपजाऊ मैदान का निर्माण हो गया। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के अक्षेत्र पर है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, तो ये कितना इसका क्षेत्रफल है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 240 से 320 किलोमीटर तक है, चौड़ा है ये। यह सघन जनसंख्या वाला भौतिक भौगोलिक क्षेत्र, सघन जनसंख्या मतलब डेंस पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि उपजाऊपन यहाँ है। तो ये भीड़ भाड़ वाला इलाका तो अपने आप होना ही है। ठीक है। ऊपर ये हम पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का क्या है? निवास है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समृद्ध मृदा मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी कि कृषि संबंधित जो भी कार्य हैं यहाँ उत्तरी मैदान में प्रचुर मात्रा में किए जाते हैं। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं, मतलब ऊपर से जो कंकर पत्थर है उनको पीस पीस कर मिट्टी के रूप में बहा कर लेकर आ रही हैं। और वो जो हमारा उत्तरी मैदान है, इसके ऊपर अच्छे से जो काम कर रही हैं, मिट्टी को ढकने का मतलब और लेयर बनाने का अच्छे से काम कर रही हैं। जो उत्तर भारत से आती हैं जो नदियाँ, जैसे गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये नदियाँ। आगे है, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित करती हैं, मतलब जो सिल्ट होता है ना, सिल्ट को बोलते हैं गाद, हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। मतलब यदि आपने देखा होगा, जैसे कहीं पर कुछ जैसे गाद होती है, सिल्ट होती है, ये इसका डिपोजिशन होने से इस तरह से जो पानी आता है तो ऐसे ऐसे धाराओं में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से जो वो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे रूट होती है ना, जो उसकी जो हम प्लांट होता है उसकी रूट होती है, उस तरह का आकार ले लेती हैं ये नदियाँ। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। इन धाराओं को क्या बोलते हैं? वितरिकाएँ। जो किसके कारण? गाद के कारण जो इस तरह से पानी का बंटवारा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? वितरिकाएँ। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है दो आब। दो आब, दो का मतलब तो दो हो गया, आब का मतलब होता है जो नदियों के बीच का जो भाग, मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसी को क्या बोलते हैं? दो आब। वैसे ही जैसे पंजाब है, पंजाब का नाम ऐसे ही पड़ा है क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ हैं, उनका जो 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो इसी कारण से उसका नाम पड़ा है पंजाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है।
उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान का नाम दिया गया है। जो उत्तर भारत का मैदान है उसको किस नाम से, पश्चिम में पंजाब। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती हैं सारी की सारी। लेकिन जो आगे है, मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच का है। अब है गंगा का मैदान, पहले कौन सा था, जो पंजाब का था, सिंधु नदी के बीच के जो पंजाब है उसी के आधार पर। अब गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और किस नदी के, तीस्ता नदी के बीच में है। यह उत्तर में के राज्यों जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है ये, ठीक है। उत्तरी हमने अभी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और किसका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसी तीन मोटे आधार पर इसको बांटा गया है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावच मतलब रिलीफ होते हैं में बिना किसी विविधता वाले समतल सतल के रूप में की जाती है, यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में विविधता है, मतलब डाइवर्सिटी है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को चार, मतलब आकृति जो है उसकी जो शेप है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, मोटे तौर पर 3 भागों में, वैसे कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं को देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा उत्तरी मैदान, मैप के द्वारा भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारा उत्तरी जो मैदान है, ये कुछ हिस्सा यहाँ पर इधर पाकिस्तान में फैला हुआ है, जो मोटे तौर पर कितने भागों में था, 3 भागों में था। एक तो पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ठीक है, ये 3 भागों में मोटे तौर पर बांट रखा है। तो पंजाब का अधिकांश भाग कहाँ है, पाकिस्तान में फैला हुआ है। और जो ये है गंगा का मैदान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये इस तरह के इलाकों में, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल में। तो मैप के ऊपर भी पूरा आएंगे, एक बार आगे बढ़ लेते हैं। जो आकृति के हिसाब से कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। तो आगे देखते हैं, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, जो नदियाँ हैं वो पर्वत मतलब जो हमारा हिमालय है उसे जो निचला भाग था शिवालिक, हमने जैसे पढ़ा था हिमालय में, पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। मतलब पहला पॉइंट आ गया हमारा आकृति के हिसाब से, पहला है भाबर के नाम से जाना जाता। उत्तरी भारत का जो मैदान है उसको पहला पार्ट कौन सा है, भाबर। सभी सरिताएं का मतलब होता है नदियाँ, भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एक नदियाँ पुनः निकलती हैं, मतलब जो बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं उन्हीं के अंदर से पानी जो होकर चलता है, मतलब वहाँ पर लुप्त हो जाती है और फिर आगे चलकर वो पानी की अवस्था में जो पत्थरों से बाहर निकलती हैं और दिखाई देती हैं। उसी को किस नाम से, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, तराई। पहले क्या था, भाबर, फिर आता है तराई। भाबर से जो पत्थरों से निकल कर कौन से में, तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह वन्य प्राणियों से भरा जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के जो जंगल हैं उनको काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति को हम जैसे राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिकाएं जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ गया हमारा बांगर। पहला क्या था, भाबर, दूसरा क्या था, तराई, और तीसरा क्या आ गया हमारा, बांगर। यह इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेपण पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपण को खादर के नाम से जाना जाता है।
इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते तथा गहन खेती के लिए आदर्श है। मतलब जो नदी होती है उसमें जो नई मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसको खादर के नाम से, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको किस नाम से, बांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने आकृति के हिसाब से उत्तर भारत का जो मैदान है उसको पढ़ा। पहला पार्ट कौन सा था, भाबर, भाभर, और दूसरा पार्ट था हमारा तराई, और तीसरा पार्ट था हमारा क्या, बांगर, या इसको बांगर के नाम से भी जाना जाता है, बांगर, बांगर। ठीक है, जो पुरानी जो मिट्टी होती है जलोढ़ उसको किस नाम से, बांगर के नाम से। और फिर चौथा आया था हमारा खादर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे उत्तर भारत का मैदान है उसको विभाजित किया गया है। उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले जान लेते हैं प्रायद्वीप होता क्या है। जैसे जो क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा हुआ है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और एक आता है द्वीप, जो चारों तरफ से जल से घिरा उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, सॉरी लक्ष्य जो द्वीप है। ठीक है ना, चार जैसे ये क्षेत्र है, ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ इसको बोलते हैं द्वीप है। और एक ये क्षेत्र है जैसे हमारा दक्षिण भारत है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हो तो इस भाग को क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक है, तीन ओर से जल से घिरा प्रायद्वीप, और चारों ओर से घिरा जल से तो उसको द्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रायद्वीपीय पठार को जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसी जो शैलें हैं, चट्टानें, उनसे मिलकर बना हुआ है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिलछिली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसके कितने भाग हैं, दो, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकतर भागों तक फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन सा मध्य उच्च भूमि, कहाँ से कहाँ तक, जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी है, नर्मदा, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है। तो मैप के द्वारा देख लेते हैं नर्मदा नदी और मालवा का पठार। जैसा कि पीछे हमने देखा था, इधर देखो नर्मदा नदी, जो ये हमारी क्या है, नर्मदा नदी है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, जो ये है ये हमारी नर्मदा नदी है और ये है मालवा का पठार। तो इसी को क्या बोला जाता है, मध्य उच्च भाग बोला जाता है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मध्य उच्च भाग, और एक है दक्कन का पठार। देख सकते हैं आप, ये दक्कन का पठार है, सतपुड़ा की श्रेणियाँ इसी के अंदर आती हैं, महादेव पहाड़ियाँ इसी के अंदर आती हैं। जो नर्मदा नदी के दक्षिण में ये ताप्ती नदी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दक्कन का पठार है। और इसका कुछ हिस्सा जो है उड़ीसा में भी फैला हुआ है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। चलिए, मध्य उच्च भूमि हमने पढ़ा है, दो भागों में था, और एक है दक्कन का पठार। चलिए आगे पढ़ते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। दक्षिण पूर्व से कहाँ बहती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। कौन सी नदियां हैं, ये हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मतलब ढाल कहाँ होगा, नदियाँ किस तरफ बहेंगी, जहाँ ढाल जो है वो ज़्यादा होगा उस तरफ। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो मध्य उच्च भाग है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में विस्तार में दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। देख लेते हैं एक बार छोटा नागपुर का पठार। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा नागपुर का पठार है। इधर से ये छोटा नागपुर का पठार है, ये सोन नदी है, चंबल नदी है। ठीक है, ये सारी की सारी नदियाँ इसका ढाल दर्शाती हैं। मतलब ये इधर यमुना में जाकर मिल जाती है इधर। ठीक है, सोन नदी ये डायरेक्ट है किस में, गंगा में मिल जाती है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो एक नंबर में कई बार पूछा गया है, तो दक्षिण का पठार उसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार तथा सतपुड़ा की श्रृंखला, अभी अभी हमने देखा सतपुड़ा की श्रेणियाँ, महादेव की श्रेणियाँ, जैसे महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व विस्तार है। तो दक्कन का जो पठार है इसके पूर्व में कौन सी श्रेणी है, मैकाल श्रेणी है, ठीक है, श्रृंखला। आगे है, भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियाँ एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। बिल्कुल करेंगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, दक्षिण का जो पठार है वो पश्चिम दिशा में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। मतलब इस तरह से है, मतलब ये ढाल है, यहाँ से पश्चिम का भाग तो ऊंचा है और जो पूर्व भाग है ये कम ऊंचा है। जो अधिकतर नदियाँ हैं वो पूर्वी तट पर ही आकर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे, इस पठार का भाग उत्तर पूर्व दिशा में देखा जाता है, जिसके स्थानीय रूप में मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। जो हमारा दक्कन का पठार है इसको उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जैसे मेघालय है, कार्बी एंग्लो पठार के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्व में जो दक्कन का पठार है इसको। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। मतलब एक छोटी सी घाटी के कारण जो है ये दक्कन का पठार छोटा नागपुर से क्या हो गया, अलग हो गए हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासो और जयंतियाँ हैं। देख लेते हैं एक बार, गारो, खासो और जयंतियाँ। ये इधर देखिए, ये गारो, खासो और जयंतियाँ, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, दक्कन का पठार का ये हिस्सा माना जाता है इनको। आगे पढ़ते हैं। दक्कन के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। जो दक्कन का पठार है इसके पूर्व में पूर्वी और पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है, वे सतत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं उनके द्वारा ही इनको पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति बिल्कुल पता करेंगे। पश्चिमी घाट एक बार देख लेते हैं इनको, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे ये पूर्वी जो दक्कन का पठार है इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देते हैं। देख सकते हैं ये है इधर, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये है इधर पूर्वी घाट, पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है, ठीक है। जो दक्कन का पठार है इसके पश्चिम में कौन सा है, पश्चिमी तट, और इसके पूर्व में कौन सा है, पूर्वी तट। चलिए आगे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पूर्व घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिमी घाट है वो ज़्यादा ऊंचे हैं, पूर्वी घाट कम ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसतन ऊंचाई है। जो पूर्वी घाट है उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 600, और जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर तक की है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का सतत ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो जो पश्चिमी घाट है हमारा, उसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण में आने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस घाट के शिखर जैसे अन्नाई मुड़ी है जिसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर, तथा डोडा बेटा है 2633 मीटर की ऊंचाई है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी शिखर है जिसकी हाइट कितनी है, 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उड़मंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडकईनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियाँ नगरों की स्थित मानचित्र में हम पता जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार मैप के द्वारा हम समझ लेते हैं। देख सकते हैं जैसे हमारा जो ये पश्चिमी तट है ये कहाँ से, ये माही नदी, ठीक है, यहाँ से ये जो माही नदी ये हमारा इधर से, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो इसका जो विस्तार है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इधर अन्नाई मुड़ी है, ठीक है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं।
और ये हमारा क्या है, पूर्वी घाट है, इधर ये पूर्वी घाट है हमारा, ठीक है। इसका जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, महेंद्रगिरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यह है, यहाँ जो मिट्टी है वो काली मृदा पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और इसके सेल कैसे हैं, आग्नेय सेलों से मिलकर बना हुआ है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ साथ क्या हुआ है, अपरदन हुआ है, जिसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इनको देख लेते हैं कहाँ पर फैली हुई हैं। ये है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी गुजरात और कहाँ, राजस्थान और कुछ हिस्सा हरियाणा का भी ये कवर करती हैं, ठीक है। इस तरह से ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम करें तो उत्तर जो पश्चिम में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मरुस्थल, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो पश्चिमी जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार था वो हमने पढ़ा था। उसमें जो बेसिकली है जो 3 भागों में और जो आकृति के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा था उसको। तो उसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुड़ी इस भाग की, जो पश्चिमी भाग है, और जो पूर्वी घाट है उसकी महेंद्रगिरी 1501 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इधर भारतीय मरुस्थल के बारे में हम पढ़ते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। एक बार मैप में देख लेते हैं। अरावली जो ये भारतीय मरुस्थल है राजस्थान में, ये अरावली के पश्चिम में, इधर इसको देखेंगे हम, राजस्थान वाले हिस्से को, और कुछ गुजरात का हिस्सा भी कवर होगा इसमें। चलिए देख लेते हैं। यह बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है। इसकी प्रति वर्ष यहाँ 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब ना के बराबर ही वर्षा होती है यहाँ पर इस मरुस्थल में। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। भाई जहाँ पर बारिश कम होगी वहाँ पर ऑफिशियली जो है कम वनस्पति दिखाई देगी। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। मतलब जो बारिश का मौसम आता है, मानसून होता है, उसी में कुछ ना कुछ जो धाराएँ, छोटी मोटी नालियाँ हुई देखने को मिलती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से उस समुंदर तक वो पहुंच नहीं पाती। जो नदियां हैं, केवल लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जो मरुस्थल है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। जो बरकान है अर्धचंद्राकार का एक बालू का टीला है, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जो परपेंडिकुलर जो टीले हैं वो, यदि आप जैसलमेर गए हैं तो वहाँ बरकान के समूह आप देख सकते हैं। बरकान के जो बड़े बड़े बालू के टीले हैं। आगे आता है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर तटीय मैदान, हम जो पूर्वी घाट देखा था हमने, जैसे इस तरह से हमने पूर्वी घाट देखा था, ठीक है ना। तो अब इन तटों की बात कर रहे हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है। ये है इधर पूर्वी तट और इधर है पश्चिमी तट। जो पश्चिमी घाट है उधर पश्चिमी तट होगा और जो पूर्वी घाट है इधर क्या होगा, पूर्वी तट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तर भाग को कोंकण, जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को कोंकण 3 भागों में फैला हुआ, जो गोवा और मुंबई के हिस्से में आता है। फिर है मध्य भाग जिसको कन्नड़ मैदान, एवं जो दक्षिणी भाग है उसको मालबार तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। जो पश्चिमी जो तट है उसको 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर कौन सा तट है, जो कोंकण तट है। उसके बाद मध्य भाग है जिसको कन्नड़ के नाम से, तो सबसे दक्षिण में कौन सा तट है, मालाबार तट है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार। अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट का ऊपरी जो पॉइंट है वो कौन सा है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। लेकिन सबसे दक्षिण में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिनमें से प्रमुख है महानदी, गोदावरी।
और कृष्णा। ठीक है, कृष्णा तथा कावेरी जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? जो गाद मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जो नदी का मुहाना होता है, जहाँ पर नदी समुद्र में गिरती है। समुद्र में गिरने से पहले, जैसे ये समुद्र है, यहाँ गिरने से पहले एक मिट्टी का जमाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। जो सुंदरवन डेल्टा के नाम को आपने सुना ही होगा। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसके बारे में बातें करेंगे। आगे बात करते हैं चिल्का झील। चलिए, इससे पहले हम एक बार मैप के द्वारा जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है उसको देख लेते हैं। ये इधर पश्चिमी घाट की तरफ है पश्चिमी तट, जिसका हम देख सकते हैं। उत्तर में ये कोंकण है, सबसे ऊपर में कोंकण है। फिर मध्य में कन्नड़ आया था, उसके बाद आया था मालाबार तट। ठीक है, और जो पूर्वी तट है उसका सबसे उत्तरी जो है उत्तरी सरकार है, सबसे उत्तर में। उसके बाद दक्षिण में कौन सा था? कोरोमंडल तट था। दक्षिण में कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। 2 भागों में ये बटा हुआ पूर्वी तट और 3 भागों में पश्चिमी तट बटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कृष्णा तथा कावेरी ये हमने पढ़ लिया, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील सभी को पता है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा में स्थित है, महानदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यंत विशाल है, मतलब कई पर्वत हैं, कई पठार हैं, कई समतल मैदान हैं, तो इस तरह से अलग अलग आकृतियां हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह स्थित है। क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं, एक बार पेज पर वापस आते हैं। केरल के मालाबार तट के पास, जो केरल है पश्चिमी तट है, वहाँ वहीं की बात कर रहा है। जो पश्चिमी तट का सबसे दक्षिण पॉइंट है मालाबार तट के स्थित लक्षद्वीप की स्थिति हम देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। चलिए एक बार मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। ये इधर देख सकते हैं, ये मालाबार तट है, ये मालाबार तट, इसके यहाँ इधर ये है लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। जो लक्षद्वीप है इसको लंकाद्वीप बोल सकते हैं, इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 में इसका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप। यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लक्षद्वीप का नाम कब चेंज किया गया? 1973 में। उससे पहले क्या नाम थे? लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से इनको जाना जाता था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर ही है, कुछ खास नहीं है, छोटा सा द्वीप है। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है और लक्षद्वीप की राजधानी भी है कावरती। इस द्वीप समूह पर पादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जंतु अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ क्या है? पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, 1 नंबर में आप पूछ सकता है, जो पिटली द्वीप वो क्या है? वो पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ये आप देख सकते हैं इधर से, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऊपर में अंडमान और सबसे लास्ट में आता है निकोबार। ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। चलिए आगे बात करते हैं। मैप के माध्यम से आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे ये जो परवाल है, परवाल के बारे में जान लेते हैं। जो लक्षद्वीप था वो परवाल, छोटे छोटे परवाल से मिलकर बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं परवाल होते क्या हैं। परवाल पोलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। मतलब छोटे छोटे जीव हैं जो कम समय तक जीवित रहते हैं, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिलछिले तथा गर्म जल में होता है। मतलब ठंडे जल में ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इनके कठोर शैल के समान पदार्थ का स्राव होता है। परवाल स्राव एवं परवाल अस्थियाँ टीलों के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। मतलब जब ये डेथ होती है इनके, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं परवाल।
प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट जो बैरियर है, बैरियर रीफ, प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। जो ये पहला पार्ट है उसका एक अच्छा उदाहरण है ग्रेट बैरियर, जो किससे बना है, प्रवाल रोधिका से बना है। प्रवाल विलय द्वीप गोलाकार एवं हार्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलाकार होते कौन से, प्रवाल वलय, जो तीसरे टाइप का है। ठीक है, जो हमारा लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्ति से मिलकर बना हुआ है। आगे मैं जैसे हमने देखा था कि छोटे छोटे द्वीप थे, यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह 2 भागों में बटा हुआ है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कितने भागों में बटा हुआ, 2 भागों में बटा हुआ है। देख लेते हैं कौन से इसके 2 भाग हैं। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है। विषुवत मतलब जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश है उसको भूमध्य रेखा के नाम से या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, वो उसके बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। विषुवत के नज़दीक है तो यहाँ की जलवायु कैसी है, विषुवतीय है। यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है, मतलब अच्छी डेंस जो है वो यहाँ पर जंगल हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक फैक्ट जो और आ गया हमारे काम का। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तार विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यहाँ स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और ये देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक जो विशेषताएं हैं हमारी वो मजबूत बनाती हैं हमारे देश को। उत्तर पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के लिए अन्न भंडार हैं। जो उत्तर जो हमारे पर्वत हैं उनसे नदियां बहकर आती हैं। वनों का जो है वो डेवलप है। उत्तर मैदान जो हमारे लिए खाने पीने का जो उसकी समस्या से निपटारा दिलाता है। प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। जो पठार हमारा वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज, जिनसे देश के औद्योगिकरण की विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत मतलब जो हमारी किश्ती वगैरह वोट हैं उनसे संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो हमारा देश वो अलग अलग जो है परिस्थितियाँ हमें देता है, बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव बनाता है हमारा देश जो है हमारी जो ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, ये कुछ MCQ हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहला MCQ है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा है। आपको बताया था जो प्रायद्वीप होता है इसका आंसर। जो 4 तरफ से जल से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो भारत है उसमें 2 प्रकार के तट हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। आगे है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है, तो पूर्वांचल पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको। आगे है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी को क्या नाम से जाना जाता है, कन्नड़। ठीक है, ऊपर जो पश्चिमी घाट था, पश्चिमी जो तट था उसके ऊपर में क्या था, जो कोंकण, उसके बाद था कन्नड़, फिर मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ख, कन्नड़। आगे, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी पर्वत, अभी हमने पढ़ा था, जिसकी हाइट 1501 जो मीटर थी। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला सेकंड जो पार्ट के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा लेसन भी जो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको जो इतनी अच्छी डिटेल से पढ़ाया गया है आपको अच्छा भी लगा होगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। NCERT को ऐसे ही पढ़ा जाता है, बिल्कुल आराम से और डीप में। यदि आप इसके 1-2 बार जो वीडियो देखकर नोट्स बनाएंगे तो आपको दोबारा NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपवाद तंत्र जो कि 3rd लेसन है उससे रिलेटेड कुछ ही वीडियो, जो 3-4 वीडियो और आएंगी, तो उसमें सारा का सारा जो हमारा
नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर हम 10th क्लास की ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, 12th क्लास तक की ज्योग्राफी आपको करवाएंगे इधर, 9 से लेकर 12 तक की। और जैसा कि पहले बताया गया है कि आपको यदि रिक्वायरमेंट है तो 6th क्लास से 8th क्लास तक की भी NCERT हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।